आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, लगता है तुम आज के दिन ही लेट हो जाओगी। उसकी दीदी ने तेजी से कंबल उसके ऊपर से हटाते हुए कहा। वो मुंह बनाने लगी। अब नहीं, मैं आखिरी बार उठा रही हूँ तुम्हें, फिर मैंने बाल्टी में पानी भरकर तुम्हारे मुंह पर डाल देना है। इतनी मुश्किल से चाचू ने तुम्हारा एडमिशन करवाया है और तुम उनकी मेहनत पर सो सो कर पानी फेर रही हो। कोमल अवनी के सोते पड़े वजूद को घूरते हुए बोल रही थी। यार दीदी, चाचू को मैंने मनाया था, तब उन्होंने ये सब कुछ करवाया, वरना वो कोई अलादीन का चिराग थोड़ी थे। वो कंबल हटाते झूमते हुए उठकर बैठ चुकी थी। पता है, पापा ने साफ कहा है, अगर तुमने कुछ भी गलत काम किया उसकी जिम्मेदारी चाचू की होगी। तुम्हें मालूम है ना पापा कितने सख्त हैं इस मामले में। कमर पर हाथ रखे कोमल ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। मैं यूनिवर्सिटी जाते ही किसी अमीर लड़के के साथ भाग जाऊंगी। उसे समझ नहीं आती थी ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और हम यहीं बैठे हैं। बेटियों की पढ़ाई पर हमें बस यही लगता है कि इन्हें पढ़ाई की आज़ादी दी नहीं, ये पढ़ना वढ़ना छोड़कर बस किसी के साथ भाग जाएंगी। अपनी तेजी से कंबल तय करते हुए जबान भी चला रही थी। तुम अपनी जबान के जौहर कम ही दिखाया करो। आज तुम्हें अच्छे से मालूम हो जाएगा यूनिवर्सिटी जाकर कि वो कैसी जगह होती है। कोमल ने उसे घूरते हुए कहा और कमरे से निकलती चली गई। वो बाहर जाते ही नाश्ता बनाने खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर में चाचू मम्मी पापा ने नाश्ता करना था। वो दो बहनें थीं, उनका संबंध मिडिल क्लास फैमिली से था। चाचू गैर शादीशुदा थे और कोमल और अवनी को बहुत सपोर्ट करते थे। कार्तिक चाचू की मंगनी तो हुई थी लेकिन किसी वजह से टूट गई थी। दोबारा उन्होंने शादी का इरादा नहीं किया था, हालांकि उनकी उम्र अब 30 साल हो चुकी थी। उनके पापा काफ़ी सख्त मिजाज थे, जिसकी वजह से अवनी को यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी, वो भी चाचू से जिद करवाकर। कोमल ने प्राइवेट बीए कर रखा था, आगे पढ़ने के लिए उसे बाहर जाना था, लेकिन पापा की सख्त मिजाजी के आगे उसने हथियार डाल दिए। लेकिन अवनी पापा के आगे डट गई थी। उसने कहा था वो एडमिशन लेगी और उसने एडमिशन ले लिया था। अवनी मुस्कुराती हुई तैयार हो रही थी। उसने लॉन्ग शर्ट पर ट्राउजर पहना और स्कार्फ गले में डाले वो बाहर आई थी। अपने पापा का न सही लेकिन अपने चाचू का मान उसे जरूर रखना था। उसकी मम्मी ने उसे देखते हुए नसीहत की, जो हर मिनट में वो कई बार कर चुकी थी। जब वो नाश्ते की मेज पर आई, चाचू ने मुस्कुराकर उसे देखा। दिल लगाकर पढ़ना अपनी बेटा, वो अपनी को प्यार से देखते हुए बोले थे। सिर्फ एक वही थे जिन्होंने अच्छी बात कही थी। चाचू, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम आपकी शादी करेंगे। वो हमेशा चाचू को शादी के नाम से चिढ़ाती थी। तुम फिर से शुरू हो गई अपनी, चाचू ने आंखें दिखाई। लेकिन जैसे ही उसके पापा मेज पर आए थे, एकदम से खामोशी छा गई। यूं लगा जैसे वहां कोई न हो, बस कभी कभी प्लेट और चम्मच की आवाज़ें आ रही थीं। उसे चाचू ने ऑफिस जाते हुए यूनिवर्सिटी छोड़ा था। उसकी ड्रेस पर अच्छी तरह एक निगाह भी डाली थी। उसके चाचू के हिसाब से तो उसने ठीक कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी मम्मी के हिसाब से ये कपड़े बिल्कुल ठीक नहीं थे। उन्होंने उसके ड्रेस पर अच्छी खासी बातें सुनाई थीं। क्या ज़रूरत थी ये ट्राउज़र और शर्ट पहनने की, कोई सूट भी पहनकर जा सकती थीं। और ये स्कार्फ क्यों लिया है, कोई बड़ा सा दुपट्टा भी ले सकती थीं। जबकि वो मुंह बनाते हुए अपनी माँ की सारी बातें सुनती आ रही थी। चाचू ने ही उसकी साइड ली थी। छोड़िए ना भाभी, क्या कमी है इन कपड़ों में, आप बेकार में ही बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं। जब उसके चाचू ने उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर उतारा तो अवनी ने हाथ हिलाकर उन्हें बाय बोला। वो चले गए तो अवनी का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। प्लीज़ मुझे बता सकती हैं बीबीसी फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है? उसने रुककर एक स्टाइलिश सी लड़की से पूछा, जबकि वो लड़की चिंगम चबाते मुस्कुराकर उसे देखने लगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है दीदी, जाकर घर में खाना बनाओ, उन लड़कियों के टोले ने कहा लगाया था। तो अवनी को जोरदार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। न जाने वो लड़कियां कौन थीं, कैसे मिजाज की थी, बेकार में ही उसने उन्हें रोका था। उसे कोई अपने जैसी लड़की ढूंढनी चाहिए थी। वो ये बात सोचते हुए आगे बढ़ी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा और वो एकदम से डर गई। पीछे मुड़कर देखा, वही लड़की उसके पीछे आई थी। हम तुम्हें क्लास तक छोड़ देते हैं स्वीटी, वो लड़की एक आंख दबाते हुए बोली, जबकि बाकी लड़कियां जोर से हंस पड़ीं और उन लड़कियों के बेहुदा मजाक पर अपनी घबराकर दौड़ पड़ी। वो पीछे खड़ी हंस रही थीं। बड़ी मुश्किल से उसे क्लास मिली थी। क्लास में आई तो एक और मुश्किल खड़ी थी। लड़के उसे देखकर हुटिंग कर रहे थे। अरे सुन राहुल, ये तो तेरे टाइप की लड़की आई है, एक लड़का किताब में सर दिए बैठा था। जब उसे देखकर एक लड़के ने हंसते हुए कहा,
वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। सीट खाली पाकर वहीं बैठ गई कि एक लड़की आई। उठो यहाँ से, उस लड़की ने इतनी सख्त अंदाज में कहा कि वो उठकर खड़ी हुई। वो लड़की अपना सामान रखकर उस सीट पर बैठ चुकी थी। उसने पिछली सीट खाली देखी और उस पर बैठ गई। उसके सिवा किसी ने गले में स्कार्फ नहीं डाला था, बल्कि कपड़े भी फुल नहीं पहने थे। उन्हें देख देख कर अबनी को अजीब सा महसूस हो रहा था। अबनी का उन स्टाइलिश लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। क्लास शुरू हुई और उसे वहाँ शाम हो गई। कोई शो था जैसे उसने अटेंड करना था। उसने चाचू को मैसेज कर दिया था कि वो लेट आएगी। अब शाम के 6 बज रहे थे। उसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि एक लड़का भागते हुए उसके पास आया। मिस, वहाँ एक लड़की जख्मी पड़ी है, हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। उस लड़के ने तेजी से कहा तो अपनी बिना सोचे समझे तेजी से उस लड़के के पीछे भागी चली गई। वो लोग यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर चले आए थे। वो लड़का उसे लिए अब एक कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ बहुत अंधेरा था। कहाँ है लड़की? वो नज़रें घुमाते हुए पूछने लगी कि अचानक ही कमरे में रोशनी हुई। हम सब जख्मी हैं मैडम, और हमें कोई मासूम शिकार चाहिए था। उस रैगिंग ग्रुप ने अबनी पर नज़र रखी हुई थी और अब उन्हें मौका मिल गया था। उसे उन लड़कों की बात सुनकर अबनी बुरी तरह घबराई थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास तेजी से होने लगा, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर भी गुस्सा आया था। उसे इतनी जल्दी किसी भी नए इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब तो वो यहाँ पर आकर बुरी तरह फंस चुकी थी। प्लीज़ मुझे जाना है, मेरे चाचू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागने लगी कि एक लड़के ने उसका हाथ थामकर धक्का दिया। अबे ओ, लड़की को हाथ लगाने का नहीं। उस ग्रुप के लीडर की आवाज़ आई, लेकिन शक्ल दिखाई न दी। रात हो गई है, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो घबराकर बाहर फैलते अंधेरे को देखकर बुरी तरह घबरा रही थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही वो मम्मी पापा से पिटाई नहीं चाहती थी, चाचू का मान तोड़ना नहीं चाहती थी। उस ग्रुप में 5-6 लड़के थे जो अब तेज़ी से उसके करीब बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। मैं अगर रात को घर न पहुंची तो मुझे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, सब मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। वो रोती हुई उन जालिम यूनिवर्सिटी के ग्रुप के आगे हाथ जोड़ रही थी जो उसके साथ रैगिंग करने पर तुले हुए थे। अबनी का संबंध मिडिल क्लास से था, जहाँ लड़की अगर रात को घर न पहुँचे तो उसे गलत समझा जाता है। कम ऑन गाइज, स्टार्ट द गेम। एक ऊंची आवाज़ ने उसके दिमाग को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। नहीं प्लीज़। इस हंगामे में वो कब से पीछे खड़ा आगे बढ़ा था। उन सबका सीनियर था जिसका नाम था निशांत राजपूत। अबनी ने अचानक ही आगे बढ़कर उसका बाजू अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। आंसुओं से भरी आंखें उठीं तो निशांत एक पल को ठिठक गया। सॉरी डार्लिंग, इट्स गेम टाइम। नरमी से उसके आंसू साफ करता निशांत कमरे से जाने लगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और हॉरर म्यूजिक चलने लगा। हल्की हल्की रोशनी में उसे अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देने लगे। भयानक भयानक चेहरे जिन्हें देखकर वो कानों पर हाथ रखकर चीख रही थी। और वो सब अजीब शक्ल वाले जोर जोर से कह कहे लगा रहे थे। अंधेरे में जैसे ही वो खौफनाक चेहरे सामने आते उसकी जान निकलने लगती और फिर देखते ही देखते वो गेम का शिकार होती बेहोश हो गई थी। चलो, इसका तो काम हुआ। वो सब हंस रहे थे, जबकि निशांत पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा था। इसको यहीं छोड़ो और तुम घर निकलो, निशांत ने ठंडे अंदाज में कहा। वो सब हंसते हुए वहाँ से निकल गए। पीछे निशांत चलता हुआ अबनी के करीब आया, उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी मासूम सी शक्ल को देखने लगा। सॉरी डार्लिंग, ये ज़रूरी था। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि उसे यहीं छोड़कर चला जाए, जैसा कि उनकी रैगिंग का हिस्सा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए निशांत के दिल ने गवाही नहीं दी। उसने अबनी को बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसने गाड़ी में उसका वजूद डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर उसके फ़ोन को अनलॉक किया। कॉल लॉग्स में सबसे पहले चाचू लिखा था। उस नंबर पर कॉल लगाई जो कि फ़ौरन उठा ली गई। अबनी, कहाँ हो यार? भाई साहब का गुस्से के मारे बुरा हाल है, मुझ पर तरस खाओ। चाचू ने फ़ोन उठाते ही अपना रोना शुरू किया था कि निशांत को बोलने का मौका तक न दिया। मैं निशांत राजपूत बात कर रहा हूँ, आपकी अबनी बेहोश हो गई है, बड़ी मेहरबानी होगी इसे रिसीव कर लें, उसने बोरियत से कहा। जल्दी से उसे एड्रेस समझाया और अगले ही पल चाचू घर से बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले कार्तिक चाचू ने निशांत का धन्यवाद किया कि फिर बोले इसको ऐसे घर नहीं लेकर जा सकता।
चाचू ने सोचते हुए अवनी को देखा। मतलब? निशांत ने हैरानी से पूछा। भाई साहब को मालूम हुआ कि कोई लड़का इसे छोड़ने आया है तो कल ही इसकी शादी कर देंगे। चाचू ने परेशानी से माथे पर हाथ मारा। अरे वाह, आपके घर लड़के के साथ कोई लड़की आए तो उसकी शादी हो जाती है। आपके घर की लड़कियां तो लकी हैं। जबकि चाचू ने उसे घूर कर देखा। इसको जगाओ वरना तुम्हारे साथ ही इसकी शादी हो जाएगी, चाचू ने सख्ती से कहा और वो हंस पड़ा। इतनी नाजुक और डरपोक लड़की को कौन बीवी बनाएगा, उसने हंसते हुए कहा और उसके मुंह पर बोतल से पानी के छींटे मारने लगा। ठंडे पानी के छींटे जैसे ही उसके चेहरे पर पड़े उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से उठकर बैठ गई। लेकिन सामने खड़े दोनों लोगों को देखकर कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही ना आया, लेकिन जब उस इंसान की खुशबू और उसकी शर्ट देखी तो वो पल भर में पहचान गई थी कि ये लड़का भी वहाँ रैगिंग रूम में उसके साथ था और अब इस लड़के ने भी उसकी रैगिंग की थी। चाचू, इसने मुझे वो जल्दी से सारा मामला बता देना चाहती थी। अब नहीं, मैं इस लड़के को जिसका नाम निशांत राजपूत है तुम्हें यहाँ लाने के बदले धन्यवाद बोल चुका हूँ। फिलहाल तो तुम अभी अंदर चलो और अंदर जाकर तुमने यही कहना है कि तुम्हारी टैक्सी ख़राब हो गई थी, उसके बाद तुमने मुझे बुलाया था। चाचू ने उसका चेहरा अपने जेब से रुमाल निकालकर साफ करते हुए कहा, जबकि निशांत ने उसकी तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। चाचू, आप इसे बताएं आप पुलिस में हैं, अवनी ने अंदर जाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। मैंने कब पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली, चाचू ने हैरत से पूछा। चाचू, आपका रौब जमा रही हूँ, डराना है उसे, उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर डराया था मुझे, उसने वहाँ से जाते हुए बताया। जबकि उसकी धीरे से समझाई हुई बात पर उसके चाचू को भी अब फ़ौरन से उसकी बात समझ आई थी और एकदम तनकर खड़े हुए और पीछे मुड़कर बोले, हाँ भाई, मैं आर्मी में हूँ, यूनिवर्सिटी में कह देना सबको, कोई तुमसे पंगा न ले, चाचू ने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि कार में बैठा निशांत राजपूत हंस पड़ा था। दोनों चाचा भतीजी एक जैसे हैं, उसने हल्की आवाज़ में कहा। गले में लटके चैन को उंगली में घुमाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे न जाने क्यों उस लड़की पर तरस आ गया था। वो उसे घर ले आया, वरना आज तक की रैगिंग में उसने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने अपने गैंग को धोखा भी नहीं दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें मालूम है ना हम कितना परेशान हो गए थे। अपनी पहले ही दिन तुमने हम लोगों को बुरी तरह टेंशन में डाल दिया था। उसकी माँ ने फ़ौरन उसे देखकर सवालों की बारिश शुरू कर दी तो वो सटपटाकर अपने चाचू की तरफ देखने लगी। इसकी टैक्सी ख़राब हो गई थी भाभी, मुझे कॉल करके बुलाया तो मैं इसे लेकर आया हूँ। चाचू ने जल्दी से सब कुछ कवर किया था। वो अभी भी कुछ देर पहले ही रैगिंग वाले पलों में उलझी हुई थी। उसका दिमाग बुरी तरह उलझ रहा था, डर से अभी भी बाहर नहीं निकली थी। वो जितना आसान समझ रही थी यूनिवर्सिटी में पढ़ना उतना आसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर उसे चढ़कर जीत हासिल करनी थी। कल अगर जल्दी ना आई तो यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा, बता देना इसे। उसके पापा नाराज़ थे, इसी वजह से गुस्सा करके चले गए। चाचू ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया। वो सर हिलाकर अपनी बहन के कमरे की ओर बढ़ गई। वो वहाँ उसका ही इंतज़ार कर रही थी। यार अवनी, हद करती हो, पता है पापा कितना परेशान थे। कोमल ने भी फ़ौरन अवनी को डांटना शुरू कर दिया। मैं जितना परेशान थी ना दीदी, आप लोग उससे कम ही परेशान हुए होंगे। मेरी परेशानी का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि मैं तो वहाँ बेहोश हो गई थी, बस मरने की कगार पर थी। उसने आंखों में आए आंसुओं को पीछे धकेल कर कहा, जबकि कोमल भी अब उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हुई थी। कोमल ये तो सोच रही थी ज़रूर कोई बड़ी बात है, वरना अवनी इस तरह लेट होकर घर वालों को परेशान हरगिज नहीं कर सकती थी। अच्छा बताओ क्या हुआ था? कोमल ने उसके पास बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। भगवान बेड़ा गर्क करे उन लोगों का जिन्होंने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया। अब सचमुच ही उसके आंसू निकलने लगे थे और वो वहीं बेड पर बैठ गई। कोमल भी परेशान हुई थी। अरे अरे बताओ तो सही, हुआ क्या था? दीदी, उन लोगों ने मेरे साथ रैगिंग की और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे इस कदर भयानक तरीके से डराया कि मेरी जान निकलने लगी थी। चाचू ने बचाया है आज, वरना सुबह मेरी लाश मिलती। यूनिवर्सिटी से उसने कोमल का हाथ थामकर सब कुछ स्टोरी सुना दी। अब नहीं, सोच लो तुम, यूनिवर्सिटी तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। उसकी सारी बात सुनकर कोमल ने चिंतित अंदाज में कहा, दीदी एक चीज़ तो मालूम हो गई, अगर मुझे बचकर रहना है तो लोगों का सामना तो करना ही होगा। मेरा डर उन्हें बहादुर बनाता है। वो इन सब बातों को से एक अच्छा सबक सीख चुकी थी। जबकि उसकी बात सुनकर कोमल ने गहरी सांस ली। खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए,
उसने जल्दी से कमरे से जाते हुए कहा तो अबनी भी फ्रेश होने के लिए चली गई। वो खाना खाकर अभी फ्री हुई थी कि तभी एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। उसने नंबर देखा और सोचा न जाने कौन है। नींद आ रही थी इसलिए बिना जवाब दिए सो गई। कल की रात मज़ा आया। वैसे हमने सोचा था सुबह कमरे का दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर किसी की डेड बॉडी मिलेगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अबनी की उस गैंग से मुलाकात हुई। सबके चेहरे कैसे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें किसी की जान की परवाह न थी। ऐसा न हो किसी दिन तुम सबकी डेड बॉडी एक साथ एक कमरे में मिले। यह बात सुनकर वो लोग सब हंसना भूल चुके थे और उसी ओर देखने लगे। सामने ही एक लड़की घुटनों से फटी पैंट और शर्ट पहने खड़ी थी। लंबा कद था, बाल गर्दन तक आते थे, दांतों में तीली दबाए जिसे वो लगातार घुमा रही थी। पहली बार देखा है इस लड़की को, ये कौन है? गैंग में सरगोशियां शुरू हुईं। वो लड़की सीधा अबनी के पास आई। मुंह बंद रखने से ये सुधर नहीं जाएंगे। सीधे बनने के चक्कर में इनका दोबारा शिकार मत हो जाना। उस नई आने वाली लड़की ने उसे वार्न किया जबकि अबनी उसे देखने लगी। मेरा नाम प्रीति है। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ इस यूनिवर्सिटी में नई हूँ, लेकिन ये लोग मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते। पता है क्यों? उसने मुस्कुराकर उन सब की ओर देखा था। क्योंकि मैं इन लोगों का मुंह तोड़ना अच्छे से जानती हूँ। अपनी बात कहकर वो हंसने लगी। अबनी ने गहरी सांस भरी। वो लड़की तो काफ़ी तेज थी और बहादुर भी। आते ही उस गैंग की बोलती बंद कर दी थी। अबनी ने सोचा इसे अपना दोस्त बना ले ताकि वो लड़के दोबारा से उसके सामने सर न उठा सकें। मुझसे दोस्ती करेंगी आप? अबनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल करूँगी, इसीलिए तो आई हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें इन मनहूस इंसानों से बचाना है। प्रीति ने सीधा उस गैंग के लीडर निशांत राजपूत की तरफ इशारा किया था। अबनी ने उसे देखा। वो कितनी आसानी से उसके मन की बात को समझ गई थी। मुझे डर लगता है यहाँ पर। मैं यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से ज्वाइन कर पाई हूँ। कल भी लेट पहुँचने पर घर वालों से डांट पड़ी थी। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। उसने नज़रें नीचे किए हुए उस लड़की को बताया। डोंट वरी, मैं हूँ ना। उसने मुस्कुराकर अबनी को रिलैक्स किया था। ब्रेक टाइम में वो दोनों साथ बैठी थी। अचानक निशांत का गैंग वहाँ पर आ गया। बहन जी, आपको कल रात नींद कैसी आई थी? एक लड़के ने उसकी टेबल के करीब कुर्सी रखते हुए उसके सिंपल से हुलिये को बहन जी का नाम देते हुए पूछा था। क्यों, तुझे लोरी सुनानी आती है? प्रीति ने टांग पर टांग चढ़ाकर बेहद गुस्से के अंदाज में कहा था। तमीज़ से बात करो लड़की, वरना सारी अकड़ निकाल दूंगा। उस लड़के को गुस्सा आ गया। तुझे तमीज़ है जो बिना इजाज़त यहाँ पर बैठ रहा है? अबनी हैरत से प्रीति को देख रही थी जो बिना डरे उसका मुकाबला कर रही थी। उसके अंदाज में सख्ती थी। अपनी हद में रहो लड़की, ऐसा न हो अगला शिकार तुम बन जाओ। उस लड़के ने जाते हुए कहा। और ऐसा न हो अगली बार निशांत राजपूत मेरा शिकार बन जाए। उसने तपा देने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए कहा। वो लड़का जाकर निशांत को रिपोर्ट देने लगा। उसके बाद वो दोनों जहाँ भी होती साथ होती थीं। अबनी को एक मजबूत सहारा मिल गया था। एक हफ्ता गुजर गया था। अब अबनी रेगुलर यूनिवर्सिटी जा रही थी। निशांत का गैंग अब कुछ करने की कोशिश करता तो प्रीति मुंह तोड़ जवाब देती, जिससे उसे बार बार अलग हटना पड़ता। लेकिन निशांत ने अपनी नज़रों में अबनी को ही रखा हुआ था। रात में पढ़ाई करने के बाद वो किताब लेकर बैठी हुई थी। तभी कोमल घर वालों के साथ किसी मीटिंग में बिजी थी। शायद उसके लिए कोई रिश्ता आया था। अबनी अपने कमरे में थी कि तभी उसका मोबाइल जोर से बजने लगा। हेलो। उसने फ़ोन कान और कंधे के बीच दबाकर किताब पढ़ने के लिए सामने खोल कर रखी थी। हेलो मिस अबनी, कैसी हैं आप? सामने वाले की आवाज़ काफ़ी भारी थी। अबनी ने चौंक कर मोबाइल देखा। जी, आप कौन? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। उसने तो कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए अचानक फ़ोन पर किसी लड़के की आवाज़ सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। मैं जो भी हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस यूँ समझ लीजिए कि हम आपके वेल विशर हैं। अबनी को यूँ लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। मुझे किसी वेल विशर की ज़रूरत नहीं मिस्टर, आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। उसने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया। दोबारा कॉल आने पर अबनी ने फ़ोन उठाया ही नहीं बल्कि नंबर ही ब्लॉक कर दिया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में कोई सेलिब्रिटी आ रही थी, लेकिन अबनी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो ग्राउंड में जाकर बैठ गई। कैसी हो मिस्टर पोक? अचानक सामने बैठते हुए निशांत ने पूछा। उसे देखकर अबनी को गुस्सा आ गया। आपको मेरे पास बैठने की इजाज़त किसने दी? प्रीति के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत हिम्मत तो अब उसके अंदर भी आ गई थी। उसने खूंखार नज़रों से देखते हुए कहा, मैं किसी से इजाज़त नहीं लेता, और तुम जैसी डरपोक लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने आईब्रो उठाकर घूरा। मैं प्रीति को बुला लूँगी, अबनी ने उसे धमकी दी।
पहले तो वो देर तक बस उसके चेहरे को घूरता रहा और फिर अचानक से हंस पड़ा। दूसरों के पीछे छिपने से अच्छा है इंसान खुद कुछ करे। हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठाकर दिखाओ, उसने तंजिया अंदाज में चैलेंज किया। अवनी ने घबराकर इधर उधर प्रीति को तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी दिखाई न दी। उठो यहाँ से, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। आसपास बैठे स्टूडेंट्स भी उधर देखने लगे थे। अगर नहीं उठा तो? निशांत ने सवालिया अंदाज में पूछा। अब तो अवनी को सच में गुस्सा आ गया था। उसने अगले ही पल निशांत का कॉलर पकड़कर झटके से उसे धक्का देते हुए पीछे की ओर छोड़ दिया। स्टूडेंट्स ने मुंह पर हाथ रखकर ये सब देखा और निशांत भी उसकी हिम्मत पर मुस्कुरा दिया। कूल, वेरी कूल, उसने ताली बजाई। इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें, कहते हुए वो चला गया। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल गई कि अवनी ने निशांत राजपूत का कॉलर पकड़कर झटका दिया। निशांत के चाहने वालों ने उससे नफरत का इजहार किया, जबकि उनके गैंग से तंग लोगों ने अवनी की हिम्मत की तारीफ की थी। अवनी घबराई हुई थी, लेकिन प्रीति ने समझाया तो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। इसी बीच कोमल भी घर पर परेशान थी। अब सेमेस्टर के बीच शादी है अवनी, तुम मैनेज कर लोगी ना? लड़के वालों ने यही तारीख रखी थी। उसने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस खुशी से शादी की तैयारियां करो, अवनी ने उसे दिलासा दिया। काश मेरे चाचू की शादी भी हो जाती, बेचारे अपनी मंगनी टूटने का गम ऐसा लिया कि पिछले 5 साल से शोक में डूबे बैठे हैं, अवनी ने अफसोस जताया। हाँ, और हमारी ना होने वाली चाची के अब तक 5 बच्चे भी हो चुके होंगे। अवनी की बात पर कोमल जोर से हंस पड़ी। तभी अवनी को फिर से एक नए नंबर से कॉल आया, लेकिन उसने उठाना सही नहीं समझा और फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। कोमल की शादी की तैयारियों के साथ साथ अवनी अपने पेपर्स की तैयारियां भी कर रही थी। एक दिन क्लास में वो प्रीति के साथ बैठी थी जब अचानक उसने पूछा, प्रीति तुम्हें अपने लिए कैसा लड़का पसंद है? प्रीति ने हंसते हुए कहा, जो लड़कियों से दूर भागता हो। क्यों? अवनी ने हैरानी से देखा। क्योंकि फिर शादी में मज़ा आएगा यार, वो दूर भागेगा और मैं उसके पास जाऊंगी, टॉम एंड जेरी वाला कपल। वो शरारत से हंसी। अच्छा, वैसे अगर मैं तुम्हारे लिए किसी को पसंद करती ना तो निशांत राजपूत को करती, उसकी सारी अकड़ तुम्हारे सामने धरी की धरी रह जाती। प्रीति ने अवनी की चुटकी ली। डर के मारे अवनी ने झुरझुरी ली। उसे देखो तो सही, कैसा लोफर सा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सिर्फ डिसेंट मैन पसंद है, उसने फ़ौरन मना कर दिया। तो प्रीति जोर से हंस पड़ी, जबकि अवनी बोली, ये कार्ड मेरी दीदी की शादी का है, ज़रूर आना। उसने कार्ड प्रीति की तरफ बढ़ाया ही था कि निशांत ने अचानक आकर उसे झपट लिया। मैं फ्री हुआ तो ज़रूर आऊँगा शादी में। वो न जाने कब से उनके पीछे खड़ा हो गया था और प्रीति को दिया जाने वाला कार्ड उसके हाथ में आ गया। आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर, लेकिन आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आप मत आना। अवनी ने फ़ौरन कार्ड लेकर प्रीति को दे दिया। लेकिन मैं आना चाहता हूँ, उसने चेहरे पर नकली उदासी सजाते हुए कहा। प्रीति चलो यहाँ से, अवनी गुस्से से उठकर खड़ी हुई। प्रीति ने भी कदम से कदम मिलाया। निशांत उनकी दूर तक जाती परछाई को घूरता रह गया। तभी उसके एक दोस्त ने उसे ताना मारा, क्या चक्कर है भाई, क्यों इस बहन जी के पीछे पड़े हो? इसे तो हम ऐसी जगह भेजेंगे कि हमेशा याद रखेगी। निशांत के कान एकदम चौकन्ने हुए थे। कहाँ भेजना है? उसने यूं ही मुस्कुराकर पूछा। जहाँ ऐसी लड़कियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसके दोस्त ने शैतानियत के साथ हंसते हुए कहा। गैंग में ठाके गूंज उठे, जबकि निशांत ने गहरी सांस भरी। उसे एहसास हुआ कि अवनी खुद को एक बहुत बड़े जाल में फंसा चुकी है। सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके थे और इस बीच कोमल की शादी भी। अवनी शादी को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। प्रीति हर रस्म में शामिल थी। एक बार तो उसकी झड़प चाचू से भी हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि कार्तिक बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गए थे। उन्हें लगा कि अवनी कमरे में अकेली है, तो वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। सामने प्रीति आराम से पांव फैलाकर बैठी थी। कार्तिक को देखकर वो फौरन उन्हें तमीज़ सिखाने लगी। उसके यूँ ऊंचा ऊंचा बोलने पर कार्तिक को अजीब सा लगा था। उन्हें उसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में उन्होंने अवनी से कहा, ऐसी लड़कियों को शादी में क्यों बुलाती हो? लेकिन अवनी कब उनकी सुनने वाली थी। शादी वाले दिन भी प्रीति आई थी। अवनी ने उसे खुद तैयार किया था। जो लड़की हमेशा पैंट शर्ट पहनती थी, उस दिन फ्रॉक पहनकर आफत लग रही थी। उसे देखकर कार्तिक की दुनिया जैसे रुक सी गई। अवनी ने मुस्कुराकर अपने चाचू को देखा और धीरे से कान में कहा, मेरी दोस्त है चाचू। कार्तिक तो एकदम से शर्ट के कॉलर खड़े करते घबराकर इधर उधर देखने लगे। आप ऐसे घबराए क्यों? वैसे अगर आप चाहें तो क्या मालूम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी चाची बन जाए, अवनी ने शरारत से कहा।
कार्तिक शर्म से लाल हो गए और फिर कभी उसके सामने आई नहीं कि कहीं वो दोबारा मजाक न बना दे। शादी में खूब मज़ा आया था। शादी के बाद कोमल अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई। घर अचानक से सूना सूना हो गया। अपनी बहन को बहुत मिस करती थी। एक रात तो वो चुपके से रो भी रही थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं, पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे कि अचानक उसका मोबाइल बजा। अपनी समझी कोमल की कॉल होगी। दीदी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। उसकी आवाज़ रोने से भारी हो गई थी। नाक से बहते पानी की वजह से बीच बीच में सिसकी की आवाज़ आ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ अपनी। फ़ोन से वही ख़ास अंदाज गूंजा। आप मुझे कैसे जानते हैं और आप हैं कौन? अपनी के हाथ पैर कांप उठे। तभी उसे याद आया, ये तो वही रॉन्ग नंबर वाला आदमी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, डोंट वरी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही मैंने गलत बात के लिए कॉल किया है। बस ये कहना चाहता था कि यूनिवर्सिटी में संभल कर रहो और हो सके तो निशांत के गैंग से दूर रहना। उसकी ठंडी गहरी आवाज़ ने अपनी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। आप सबको कैसे जानते हैं? अपनी ने घबरा कर पूछा। उसके मन में ख्याल आया, कहीं वो कोई माफिया किंग तो नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे बारे में इतना मत सोचो, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। उसने फिर से रहस्यमयी अंदाज में कहा था और अपनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ही कॉल बंद कर दी। उसे यूनिवर्सिटी में आए अब धीरे धीरे करके 1 साल भी होने वाला था। प्रीति से उसकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी और अब रोजाना ही कार्तिक चाचू से लेने और छोड़ने आते थे। वो समझ रही थी कि प्रीति के दिल में कुछ खामोश सा चल रहा है। पहले जो हमेशा बेफिक्र रहती थी, अब चाचू को देखते ही उसके चेहरे पर हल्के से रंग बिखर जाते। वो बनावटी नाराजगी से उन्हें घूरती, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कुछ बयां कर देती। ये देखकर अपनी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। भला उसके चाचू किसी से कम थे क्या? इतने हैंडसम, स्मार्ट और अच्छे दिल वाले, उन पर तो कोई भी मर मिटे। वो अपनी से 10 साल बड़े थे, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी और भी यंग और अट्रैक्टिव लगती थी। अपने फ्रेंड्स का ख्याल भी वो बहुत अच्छे से रखते थे। अक्सर उनके लिए रिश्ते आते थे, लेकिन वो हर बार मना कर देते। अपनी के पापा तो अपने भाई को लेकर बहुत परेशान रहते। भाई को अपनी औलाद की तरह पाला था और अब उसकी ये जिद उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहते थे कि अब कार्तिक का घर बस जाए, लेकिन उस दिन तो कुछ और ही होना था। आज एक्स्ट्रा क्लासेस थीं। प्रीति ने साथ चलने से इनकार कर दिया था। अपनी अकेले ही क्लास के लिए निकल पड़ी। कॉरिडोर एकदम से सुनसान पड़ा था। अचानक ही किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया और वो बेहोश हो गई। नीचे वाले फ्लोर पर कोई भी नहीं था, बस अपनी थी। जब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं तो उसने खुद को एक वीरान कमरे में पाया। तभी उसके कानों में एक ठंडी सी आवाज़ टकराई, निशांत को बुला लें। और उसकी आंखें सहमते हुए पूरी तरह खुल गईं। वो उन आवाज़ों को पहचान चुकी थी। ये वही आवाज़ें थीं निशांत के गैंग की। निशांत को हमने बताया नहीं है, लेकिन वो खुश बहुत होगा। उसकी दुश्मन अब हमारे हाथ जो लग चुकी है, लड़के ने अपनी के कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा था। अपनी ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और चुपचाप लेटी रही, जैसे अब भी बेहोश हो। दूसरी तरफ कार्तिक चाचू और उसके पापा अपनी को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे। तभी अचानक उस कमरे में कोई चला आया। चेहरा मास्क में लिपटा हुआ था, पहचानना नामुमकिन था। उसने आते ही उन गुंडों की जमकर पिटाई की थी। सब तड़पते रह गए और तभी पुलिस वहां पहुंच गई। वो गुंडे गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन वो नकाबपोश अपना काम करके न जाने अचानक कहाँ गायब हो गया था। अबनी अब कमरे से निकलकर बाहर आई थी और घबराई हुई सी अपने घर का रास्ता तलाश कर रही थी कि अचानक उसके सामने लाल रंग की कार आकर रुकी। वो चौंक कर पीछे हटी। घर ड्रॉप कर दूं या यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करनी है? निशांत की आवाज़ सुनकर उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। पहले तुमने मुझे अगवा करवाया और अब हीरो बनकर सामने खड़े हो, लेकिन नहीं, तुम हीरो नहीं। हीरो तो वो नकाबपोश वाला था जो चुपके से आकर मेरी इज्जत बचा गया था। हीरो होता तो कम से कम पीछे से नहीं, सामने से आकर मदद करता। उसकी बात पर अपनी गुस्से से फट पड़ी। खुद की गलतियों पर पर्दा मत डाले मिस्टर निशांत राजपूत। लेकिन उसकी आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। निशांत कुछ कहता उससे पहले ही अपनी लगातार उसे सुनाने लगी, जबकि वो उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा चुका था और गाड़ी अब तेजी से आगे की ओर भगा दी। घर पहुंचने तक अपनी उसे खूब भला बुरा कहती रही और रोती भी रही। जैसे ही गाड़ी रुकी, अपनी के पापा कार्तिक चाचू घर से बाहर ही निकल आए थे। कोमल और उसका पति भी साथ थे। पापा की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। इस लड़के के साथ कहाँ से आ रही हो इस वक्त? मैंने कहा था ना, इसे यूनिवर्सिटी मत भेजो।
पापा की दहाड़ पर अपनी बुरी तरह कांप उठी थी। पापा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। अबनी ने रोते हुए अपने पापा को समझाने की कोशिश की, मगर उसके पापा का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। निशांत अब भी गाड़ी में बैठा खामोशी से तमाशा देख रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग भी गेट पर खड़े होकर उसे घूर रहे थे, उस पर ताने कस रहे थे। लेकिन अगली ही बात ने उसके होश उड़ा दिए। अब इसी लड़के के साथ विदा कर दो इसे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पापा का फैसला बिजली बनकर गिरा था। इस बार तो निशांत भी घबरा गया। वो फौरन गाड़ी से निकलकर बाहर आया। अंकल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए उसके साथ हुआ क्या है, और फिर मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? मैं कोई शादी ब्याह नहीं करने वाला इस लड़की से। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और उसका गुस्सा उसके चेहरे से भी झलक रहा था। जबकि निशांत की बात सुनकर उसके पापा का गुस्सा और भी भड़क उठा। उन्होंने झपट कर निशांत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पहले इसके साथ रंगरलियां मनाते घूमते हो और अब जब शादी की बात आई तो मुकर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। भलाई इसी में है कि इसे विदा करके अपने साथ ले जाओ। उनके शब्दों ने माहौल को और भी भारी कर दिया। मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है, निशांत ने गुस्से से कहा। लेकिन अपनी तो वहीं फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो गया था। वो रोते हुए जल्दी से कोमल के गले लग गई। कोमल की आंखों में भी बहन के लिए गुस्सा और बेबसी दोनों थे। पुलिस का नाम सुनते ही निशांत का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने एक आखिरी बार सबको गुस्से से देखा। थोड़ी ही देर में उन दोनों के लाख इनकार करने और विरोध करने के बावजूद भी दोनों की शादी हो चुकी थी। अबनी ने गुस्से और नफरत की हालत में निशांत को देखा। हो गए खुश, मिल गया सुकून। वो गुस्से से उसके साथ हमेशा के लिए जा रही थी जब रास्ते में वो उसे घूर कर बोली, देखो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। वो खुद भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे बचाने के चक्कर में वो उसके गले ही पड़ जाएगी। मैंने साफ साफ सुना था वो लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे। उन्हें तुमने भेजा था ना? उसने चीख कर कहा तो निशांत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं अपनी बेगुनाही में जो भी कहूँगा तुम्हें झूठ लगेगा, इसलिए फ़िलहाल मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। और अब खामोश होकर बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहीं गाड़ी से नीचे उतार कर चला जाऊंगा। एक तो ज़बरदस्ती मेरे गले का ढोल बन गई हो और अब बक बक करके मेरा सर दर्द कर रही हो। गुस्से से कहते हुए वो गाड़ी की स्पीड तेज कर गया, जबकि वो भी गुस्से से झुंझलाकर उसकी तरफ से रुख फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे और सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी इन सब में एक बात तो अच्छी हुई थी कि उसकी इज्जत सही सलामत थी। वो लड़के उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाए थे और उस मसीहा ने आकर उसे बचा लिया था। उस आदमी का ख्याल आते ही वो उसके बारे में सोचने लगी। पता नहीं कौन था, पीछे से आकर उसकी इतनी बड़ी मदद कर गया था। उसे थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन वो दिल से उस इंसान की आभारी थी जिसने उसकी इज्जत बचाई थी। उसे सोचों में गुम देखकर निशांत ने एक नज़र उस पर डाली और फिर आराम से ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद इस खामोशी को निशांत ने ही तोड़ा था। सुनो, आगे क्या इरादा है? उसकी बात पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब यही कि अब आगे पढ़ना है या फिर क्या? या फिर से क्या मतलब है आपका? मैंने पढ़ना है, वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली थी, जबकि निशांत ने अपने होंठ भींच लिए थे। ओके बाबा, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पढ़ना है ना तो पढ़ लेना, फिलहाल चलो घर आ गया है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मेरे चाचू का मान तोड़ दिया तुमने। वो जो काफ़ी देर से गुस्से में अंदर ही अंदर खौल रही थी, कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी, जबकि निशांत ने उसे अफसोस से देखा था। उसे इस लड़की पर अब वाकई अफसोस हो रहा था, बल्कि तरस भी आ रहा था। काश माँ बाप इल्ज़ाम लगाने से पहले और अपनी इज्जत बचाने से पहले अपनी बेटी से ये तो पूछ लेते कि वो किस मुश्किल में फंसी थी। उन्हें अपनी बेटी पर क्या भरोसा नहीं था? ये सब सोचते हुए निशांत ने टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने झट से थाम लिए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कल से यूनिवर्सिटी जाओगी मेरे साथ। अपने सपने पूरे करो। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने अपने गले से मोटी मोटी 2 चैनें उतारी, उंगलियों से अंगूठियाँ उतारी। वो अजीब गुंडे मवाली टाइप के हुलिये में रहता था। आज पहली बार अबनी ने उसे गौर से देखा था। वैसे था काफ़ी हैंडसम। अगर अपना हुलिया संभाल कर रखता तो वो यूनिवर्सिटी का हीरो होता। अंगूठी और चैन उतारने के बाद उसने जैसे ही शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, वो बुरी तरह से चीख पड़ी।
ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की के सामने शर्ट उतारते हुए? जबकि उसके गुस्सा करने पर निशांत ने उसे हैरत से देखा। इसमें इतना चीखने वाली क्या बात है यार, सिर्फ शर्ट ही तो उतार रहा, पैंट और बनियान तो मैंने अभी भी पहनी हुई है। और वैसे भी ये सब कुछ भी उतार दूं तब भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आखिर को पत्नी हो मेरी। जबकि उसकी बात पर वो शर्म से और भी लाल हुई थी। बदतमीज, बेशरम इंसान, अभी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ। अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम अभी से हक जताने की तैयारी करने लगे। प्लीज़ ऐसा मत करो, उसने आंखों के सामने हाथ रखते हुए कहा। तो वो हैरत से उसे देखता रह गया। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर निशांत को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदलने वॉशरूम में जा रहा हूँ। अब तो ठीक, लेकिन एक बात, मुझे तुम्हारी सोच की दाद देनी चाहिए। उसकी तरफ अफसोस से देखते हुए वो अपने ढीले ढाले कपड़े उठाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। जबकि उसके जाते ही वो गहरी सांस लेकर सुकून से हुई थी, लेकिन आंसू लगातार जारी थे। थोड़ी देर के बाद वो नहाकर वापस आया तो गले में तौलिया पड़ा हुआ था, लेकिन कपड़े पूरे पहन कर आया था। ये देखकर अपनी ने सुकून का सांस लिया। वो अपने लंबे गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए गर्दन के पीछे कर गया, जो नीचे गर्दन तक आते थे। अपनी चोरी से एक नज़र उसके ऊपर डालने लगी। काश तुम जैसे गुंडे की जगह उस मास्क वाले आदमी से शादी हो जाती मेरी, कम से कम उसके साथ सुरक्षित तो होती। तुम तो खुद एक मनहूस बिगड़े गैंग के लीडर हो। उसके कुछ न कहने पर उसे थोड़ी हिम्मत हुई थी और वो लगातार बोलती जा रही थी। क्या मालूम वो नकाबपोश उस गैंग का सबसे बड़ा लीडर हो। तुम्हें क्या मालूम, अचानक कोई कुछ भी निकल सकता है। उसने टॉवल से बाल रगड़ते हुए कहा। क्या तुम्हारी तरह वो भी? उसने डर से आंखें फैलाई। यहाँ कोई दूसरा कमरा नहीं है, मुझे अकेले रहना है, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, अवनी ने उसकी तरफ आते हुए कहा। तो निशांत ने उसकी कलाई थामकर अपनी ओर खींच लिया। वो उसके सीने से टकराते टकराते बची, बल्कि उसकी हरकत पर हैरत से उसे देखने भी लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ये हरकत करेगा। इसलिए उसके करीब चली आई थी। कहाँ जाना है यहाँ से? मेरी बीवी हो, इसलिए कहीं जाने की कोशिश मत करो, मुझे समझो, मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश करो। उसने बड़ी ही नरमी से चेहरे पर आई लट पीछे करते हुए कहा। गुलाबी होठों को फोकस करते हुए एक पल के लिए निशांत का दिल धड़क उठा था, जबकि वो भी उसका स्पर्श महसूस करते हुए धक से रह गई और जोर से उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। उसके धक्के से वो गिरते गिरते बचा था। फिर उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हें हर बात में धक्का देने की आदत है क्या? उसने नाराज़गी से पूछा। और तुम्हें हर बात में करीब आने की आदत है, उसका क्या? उसने कमरे से जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल निशांत घूमकर उसके सामने आ गया और उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। खबरदार, जो कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, शराफत से बेड पर लेट जाओ, वरना मुझे इल्ज़ाम मत देना अगर मैं आगे की रस्म पूरी कर लूँ। उसकी बात सुनकर अपनी बुरी तरह घबराई थी। आगे की रस्म? आखिर कहना क्या चाहते हो? इतनी भी नादान नहीं हो, शादी हुई है आज हमारी, तो शादी के बाद क्या होता है तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। तो मैंने कब मना किया? मेरा मुंह नोचो या फिर कुछ और नोचो, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये नोचने वाला गेम शुरू कर ही लेते हैं। मैंने सुना है इस गेम में बड़ा सुकून मिलता है। वो शरारत से एक आंख दबाता हुआ बोला, जबकि वो गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। रिश्ता क्या जुड़ा, कुछ ज़्यादा ही बेशर्मी पर नहीं उतर आए? मैं तुम्हारे साथ बेड तो क्या, कमरा भी शेयर नहीं करूँगी। मर्जी से करो या फिर ज़बरदस्ती, लेकिन रहना तो तुम्हें इसी कमरे में होगा। वो उसे बेड पर धक्का दे चुका था। वैसे वो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अकल तो अपनी जगह से जो थोड़ी सी खिसक गई है ना, उसे 1 मिनट में ठिकाने लगा सकता हूँ। तुम बहुत बुरे हो, तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? एक बिगड़े हुए गैंग के लीडर हो। पहले मुझे ज़बरदस्ती अगवा किया, फिर मुझसे शादी की, अब सुहाग रात भी बनाना चाहते हो। तुम्हारा यही प्लान था ना? तुमने अब तक कितनी लड़कियों से शादी कर रखी है, बताओ मुझे। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। निशांत ने उसे देखा और उसके करीब एक झटके से पहुंचा और उसकी कलाई थामकर गुस्से से बोला, एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती मिसेज निशांत राजपूत। मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारी मर्जी के बगैर, तो शराफत से मेरे साथ रहो। और दूसरी बात, पहली शादी तुमसे हुई है, अगर मेरी बात न मानी तो 1 नहीं 10-10 शादियाँ करूँगा, फिर रोती रहना 10-10 सौतनों को अपने सर पर सवार देकर। उसने उसकी कलाई इतनी ज़ोर से दबोची कि वो दर्द से सिसक कर रह गई, लेकिन गुस्से से अपनी कलाई छुटाती हुई वो बेड के दूसरी तरफ खिसकी थी।
मेरी बला से 100 शादियाँ करो, मुझे कौन सा तुमसे तूफानी इश्क है जो मैं इस गम में पागल हो जाऊंगी। गुस्से से कहती वो कंबल खींचकर जल्दी से लेट चुकी थी, क्योंकि उसके इतना करीब आने पर उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी थीं, कहीं वो कोई और शरारत न कर दे। इस डर से जल्दी से कंबल में दुबक कर लेट गई, जबकि उसकी हरकत पर निशांत के होंठ धीरे से मुस्कुराए थे। पागल, एक छोटा सा शब्द उसके मुंह से अबनी के लिए निकला था, और फिर लाइट ऑफ करता वो भी बेड के एक साइड पर आकर अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगा था। थोड़ी देर के बाद सोने के इरादे से उसने आधा कंबल अपने ऊपर डाला था, तो वो बिदक कर उठ बैठी। क्या मतलब, तुम कंबल भी शेयर करोगे? हाँ, तो दूसरा कंबल कहाँ से लाऊं? और ये शेयर करने वाली बात नहीं है, ये मेरा ही कंबल है। तुम ज़बरदस्ती इस पर अपना हक जमा कर बैठ गई हो। रखो अपना कंबल अपने पास। वो उसके ऊपर कंबल फेंकती हुई बिना कंबल के लेट गई। उसके साथ एक ही बेड पर लेटते हुए उसकी जान जा रही थी। कंबल शेयर करना तो बहुत दूर की बात थी। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन ठंड लगे तो खुली ऑफर है, कंबल में आ सकती हो। वो कंबल में दुबक कर लेट गया, जबकि हिम्मत करते हुए वो बिना कंबल के ही लेटी रही। हालांकि ठंड लग रही थी, लेकिन उसके साथ कंबल में नहीं सो सकती थी। कुछ देर के बाद वो यूं ही सो गई, और जब निशांत को एहसास हुआ कि वो सो गई है, तो उसने चुपके से आधा कंबल उसके ऊपर डाल दिया था और खुद सोने के लिए लेट गया। सुबह अपनी की आँख खुली तो वो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल ठीक कर रहा था। उसने झट से अपनी आंखें पूरी खोल दी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी बात पर उसने घूर कर अपनी की ओर देखा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, तुम बताओ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ओह हेलो मैडम, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम मेरे कमरे में हो। जी, मैं तुम्हारे कमरे में? इसका मतलब वो सब सपना नहीं था? वो हैरत से उसे पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, जो कुछ आप महसूस कर रही हैं वो हकीकत है। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए अपने गले में बही मोटी सी चैन पहनी। ये चैन उतार कर फेंक दो, वरना इसी चैन से किसी दिन तुम्हारा गला घोंट दूंगी। सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसे किस कदर अफसोस हो रहा था, ये वही जानती थी, वरना तो उसे लगा कि वो कोई भयानक सपना देख रही है। इतिहास बनेगा मैडम कि एक पत्नी ने शादी की पहली सुबह ही अपने पति की जान ले ली। वैसे उसका गुस्से से फूला चेहरा देखकर निशांत को हंसी आई थी। अगर प्यार से कहो तो उतार भी सकता हूँ। इस बात पर वो झटके से उसकी ओर घूमी थी। सच? वो उसके साथ इस होलिये में तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। प्लीज ये चैन उतार दो, इस बार वो विनती करते हुए बोली थी, तो निशांत ने झट से अपने गले से दोनों चैन उतार कर रख दी। वो इतनी जल्दी बात मान लेने पर बुरी तरह हैरान हुई थी। वैसे आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तुम चले जाओ, वो वहीं बेड पर लेटते हुए बोली। क्यों? मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उसकी चिंता मत करो, सोफे पर पैकेट पड़ा है जिसमें तुम्हारे कपड़े हैं। इतनी सुबह सुबह कपड़े भी ले आए? उसने जल्दी से पैकेट खोला तो उसके मतलब के कपड़े उसके अंदर मौजूद थे। अब जब जबरदस्ती की पत्नी बन ही गई हो तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी, वो शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला। दोनों तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचे। सब हैरत से दोनों को देख रहे थे। निशांत ने पूरी यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दिया था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, और ये सुनकर तो उसकी गैंग सदमे में चली गई थी। जिस लड़की पर उनकी निगाह थी वो निशांत की बीवी बन गई थी। यूनिवर्सिटी में अबनी ने निशांत को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई थी, जबकि वो उससे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हालचाल पूछ रहा था। जबकि सदमे में तो प्रीति भी चली गई थी। तुम्हें एक यही मिला था शादी के लिए, इसमें ऐसा क्या है? और अबनी ने उसे सारी कहानी सुना दी। अफसोस से अबनी को प्रीति देखने लगी। तो तुमने उसके साथ सुहागरात भी मना ली? प्रीति को झटके पर झटके लग रहे थे। पागल नहीं हूँ मैं जो इस लफंगे के साथ सुहागरात मनाऊंगी। सही बात है यार, करीब आने की कोशिश करे तो करंट मार देना। प्रीति को न जाने उससे किस बात का बैर था। मेरे हाथों में करंट नहीं है यार, अपनी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। मेरे पास एक आइडिया है। उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कुछ निकाला था। इसका बटन ऑन करोगी तो करंट लगेगा। उसने एक डिवाइस अबनी के सामने करते हुए कहा। वो छोटी सी चीज़ थी कि हथेली में भी छुप जाती। अबनी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब मज़ा चखाती हूँ उस आदमी को। छुट्टी में वो दोनों घर वापस आ गए थे। घर छोड़कर वो कहीं चला गया था, जबकि वो सोने के इरादे से लेट गई। वो शाम को वापस आया तो अपनी पढ़ाई में बिजी थी। कुछ खाने के इरादे से वो किचन में गया, क्योंकि उसे लगा अबनी ने कुछ बनाया होगा, लेकिन खाली बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। वो गुस्से से उसके सामने आया। यार कुछ खाने के लिए भी बना लिया करो, हर वक्त फ्री बैठी रहती हो। जबकि उसने मुंह फुलाकर उसकी ओर देखा था। उसके चेहरे पर शिकायत के रंग देखकर कहने लगा, यार मैंने तुम्हें अगवा नहीं कराया था, मैंने कुछ भी नहीं किया।
मुझ पर क्यों अपना गुस्सा निकालती हो? ऐसे नाराज हो जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मेरा उन लोगों ने मुझे नहीं बताया था, मेरा यकीन करो। निशांत ने सफाई दी। मैंने तो कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा है, अवनी ने तंज करते हुए कहा। लेकिन यार, तुम जिस तरह मुझे देखती हो मुझे सब समझ आता है, उसने पास आते हुए कहा और अवनी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया, जबकि अवनी ने तुरंत अपना हथियार निकाला और उसे करंट मार दिया। करंट लगने पर वो एक झटका खाकर उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी सारी होशियारी मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म होती है क्या? उसने कड़े तेवरों से पूछा। हालांकि इस हरकत पर उसे मज़ा आया था। तुम लफंगे जो हो, उसने किताब बंद करते हुए कहा। चलो मान लिया मैं लफंगा हूँ, लेकिन तुम्हारी कैंची की जैसी चलती जबान का क्या करूँ? कभी कुछ काटने की ज़रूरत पड़े तो मेरी ज़बान का इस्तेमाल कर लेना। उसने मुस्कुराकर तंज करते हुए मशवरा दिया तो वो हंस पड़ा। तुम्हारी कैंची की तरह ज़बान सिर्फ मेरे आगे चलती है मैडम, वरना तुमने अपने घर वालों को अपनी सफाई भी नहीं दी थी। एक बात बताओ, तुम सचमुच मेरे इश्क में तो नहीं पड़ गई थी जो इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई? वो एक आंख दबाता हुआ उसको आग लगा गया था। तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुमसे इश्क करूंगी? वो उसे घूरते हुए बोली, लेकिन उसके जज्बात से चमकती आंखें देखकर तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। ये तो खुद से पूछो कि मुझ में ऐसा क्या है। वो अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए अजीब खुमार भरे अंदाज में बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे प्यार किया जाए। वो अपनी गहरी काली आंखें उसकी सुरमई आंखों में डालते हुए बोला, जबकि अपनी घबराई थी। अब वो झूठ तो नहीं बोल सकती थी, वो भी आंखों में आंखें डालकर। वो हैंडसम तो था, खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, कि अवनी का दिल जोर से धड़क उठा था। इश्क मोहब्बत की बातों से पेट नहीं भरता, कुछ खाने के लिए लेकर आइए, उसने उसे धक्का देते हुए कहा था। यार, फिर धक्का? तुम्हें धक्का देने में मज़ा आता है क्या? किसी दिन मैंने धक्के दिए तो संभलने का मौका भी नहीं दूंगा। वो शरारत में बड़ी गहरी बात कह गया था और वो उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से लाल हुई थी। बदतमीज, बेशरम इंसान, तुम्हारी सुई हर बार एक ही जगह पर जाकर क्यों अटकती है? जबकि वो हंसता हुआ खाना लेने चला गया था। वो खाना लेकर आया, तब तक वो शावल लेकर सोने के इरादे से लेट चुकी थी, क्योंकि सर अजीब सा भारी हो रहा था। क्या बात है, खाना नहीं खाना? वो उसे सोता देखकर पूछने लगा, जबकि वो कुछ भी नहीं बोली थी। सर दर्द कर रहा था और खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसकी तरफ से कोई जवाब न आया तो उसे चिंता हुई थी। वो उसके करीब आया, उसके माथे पर हाथ रखा तो मालूम हुआ वो बुखार से तप रही थी। उसने अपना हाथ हटाकर अपने बालों में उंगलियां फंसाईं। खुद का इलाज आसान था, लेकिन अब इसका कैसे करता? उसने ठंडे पानी को उसके हाथ, पैर और माथे पर लगाया। लगातार ऐसा करने से बुखार कुछ कम हुआ। फिर उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाया, क्योंकि बाहर का खाना अब वो उसे नहीं दे सकता था। अवनी, ये खा लो, उसने कंधे से थाम कर उसे बिठाया। मैंने नहीं खाना, उसने मुंह बनाकर कहा। यार, मेडिसिन खाली पेट नहीं दे सकता, ये खा लो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें बुखार है? उसने दलिए का चम्मच उसके मुंह में डालते हुए कहा। तो वो उसे देखने लगी। इतनी केयर तो सिर्फ चाचू करते थे उसकी, कभी कभी कोमल भी कर दिया करती थी, लेकिन उसके पास काम बहुत ज़्यादा होते थे। पता नहीं कैसे हो गया, उसे ठंडी भी लग रही थी। निशांत ने जल्दी से बुखार की टैबलेट खिलाकर उसे लिटा दिया। वो भी उसके साथ कंबल में ही लेटकर उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी और अचानक ही वो निशांत के सीने से चिपक गई। उसका नरम गरम वजूद सीने में महसूस हुआ तो वो गहरी सांस भरकर रह गया और फिर उसे अपने सीने से भींचते हुए आंखें बंद कर लीं। उस वक्त वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी और उसे होश नहीं था कि वो उसकी इस कदर करीब है। सुबह उठी तो खुद को निशांत की बाहों में पाया। उसे इन बाहों में इतना सुकून मिला कि वहाँ से हटने का उसका मन नहीं कर रहा था। उठ गई हो तो मुझे छोड़ दो यार, निशांत ने भी दिल पर पत्थर रखकर कहा, वरना उसे भी ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन उठना तो था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं जाग रही हूँ? उसने गर्दन उठाकर पूछा। कैसे मालूम ना होगा, तुम्हारे दिल की तेज धड़कनों ने मेरे दिल को चुपके से बता दिया था। उसने धीरे से अवनी की नाक अपने दांत से दबाई तो वो उसे धक्का देती पीछे हटी थी। मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा क्या? उसने उठते हुए बालों का जूड़ा बनाया। नहीं, तुम मत जाओ, 1-2 दिन का रेस्ट कर लो, जाते हुए पलट कर कहा। नहीं, मुझे जाना है। ठीक है, जाना है तो तैयार हो जाओ। उसने सर हिलाया और तैयार होने चला गया। उसके नहाने के बाद वो भी फ्रेश होकर तैयार हुई थी।
तैयार होकर नीचे आई तब तक वो नाश्ता बना चुका था। तुम्हें ये सब करना आता है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, अकेले रहते आया हूँ, मजबूरी में करना पड़ता है, उसने नाश्ता टेबल पर सजाते हुए कहा। अच्छी बात है। तुम्हें पता है मेरे पापा तो उठकर पानी का गिलास भी नहीं पीते, हालांकि चाचू अलग हैं। हम दोनों बहनों के साथ मिलकर किचन में हेल्प करवा देते थे। उसने मुस्कुराकर पहली बार उससे नरम अंदाज में बात की थी। हाँ, तुम्हारे चाचू को देखकर लगता है। वैसे आजकल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ही आ रहे हैं, उसने संजीदगी से पूछा। तो अवनी ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। हो सकता है कोई गहरी वजह हो, उसने प्रीति के बारे में सोचते हुए कहा। वजह प्रीति तो हरगिज नहीं है, उसने जल्दी से कहा। तो अवनी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? अवनी ने हैरत से उसे देखा। आंखों से दिल का हाल पढ़ लेता हूँ मैडम, उसने मुस्कुराकर कहा। तो अवनी ने फौरन अपनी नजरें झुका दी। डरो मत, तुम्हारी आंखें पढ़ने का इरादा नहीं रखता, उसने मुस्कुराकर कहा। तो अवनी और भी हड़बड़ा गई। उसे समझ न आया कि वो क्या कहे। नाश्ता ख़त्म करके निशांत ने उसका बैग उठा लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मुझे दे दो, उसने यूनिवर्सिटी जाते हुए और यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए यही कहा था। अवनी ने सबकी हैरत से फैली आंखें देखकर मुस्कुराहट दबाई थी। तुम्हारे जेंटलमैन होने पर लगता है सबको शक है, उसने लोगों की हैरत से फैली आंखें देखकर धीरे से उसके कान में सरगोशी की। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे जो भी समझें, उसने बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या बात है जानी, मोहब्बत तो नहीं कर बैठे उस बहनजी टाइप लड़की से? उसके गैंग के एक लड़के ने पूछा। जबान संभाल कर, बीवी है मेरी, उसने सख्ती से जवाब दिया। बॉस की नज़रें हैं उस लड़की पर। दूसरे लड़के ने उसका हाथ दबाया। मैं हर वो निगाह निकाल लूँगा जो मेरी बीवी की तरफ उठेगी, उसने गुस्से से कड़कती आवाज़ में कहा। तो वो लड़का एकदम से चुप हो गया। एक निगाह प्रीति से बात करती अपनी की ओर उठाई। लेकिन निशांत, जरा सोच कर देख, जब बॉस को ये लड़की पसंद है तो तू बॉस को क्या जवाब देगा? उस लड़के के लहजे में चुभन थी। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी पर कोई निगाह डाले उसकी आंखें निकाल लूँगा मैं, निशांत ने आईब्रो चढ़ाकर कहा। फिर वो अपनी क्लास में चले गए। भले यूनिवर्सिटी में दोनों की क्लासेस अलग थीं, लेकिन निशांत हर वक्त उसे अपनी नज़रों की कैद में रखता था। जब वो प्रीति के साथ कैंटीन आई तब भी वो निशांत की नज़रों की कैद में थी कि तभी एक लड़का उसके सामने आकर बैठा था। यार, हम तो तुम्हें बहन जी टाइप समझते रहे और तुमने तो इतना बड़ा हाथ मार दिया। इस यूनिवर्सिटी के गैंग के लीडर से ही फंसाकर शादी कर बैठी, वो बदतमीजी से एक आंख दबाकर बोला था, जबकि अवनी गुस्से के मारे खौल कर रह गई। तुम होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? निशांत का साथ उसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत देने लगा था, जबकि निशांत अगले ही पल उसके सर पर सवार था और उसने उस लड़के की ऐसी पिटाई की कि वो अगले ही पल जमीन पर पड़ा करहा रहा था। अवनी बीच में आकर उसे रोकने लगी, वरना शायद उसकी जान ले लेता। इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे की? मैं इसकी जान ले लूँगा। वो दोबारा से उसकी तरफ भागा कि अवनी जल्दी से उसके सीने से लग गई और निशांत का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, जबकि वो लड़का मौका देखकर वहाँ से भाग गया। वहाँ मौजूद लोगों ने एकदम तालियां बजाई थीं। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था कि तभी कार्तिक चाचू भी वहाँ पहुँच गए थे और दोनों को मुस्कुराकर देखने लगे। वो यूनिवर्सिटी में प्रीति से मिलने आए थे। चाचू, अवनी की निगाहें पड़ी तो वो फौरन भागकर उनके करीब आई थी। लगता है बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है तुम्हें, चाचू ने उसे छेड़ा तो वो शर्माने लगी। आप यहाँ कैसे? उसने फौरन मुद्दे की बात की। प्रीति से पूछने आया था मुझसे शादी करोगी? चाचू ने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बताया। तो अवनी तो उछल पड़ी। निशांत ने आते हुए सुन लिया था। वो हाँ कह देगी, देर मत करें। निशांत की बात सुनकर दोनों ने उसे देखा। मैं उसे जानता हूँ यार, उसने कंधे उचकाकर कहा। कैसे? अवनी की शक की बीबी ने अंगड़ाई ली। अब शक मत करो यार, लेकिन चाचू से हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत तेज है वो, उसने तंजिया अंदाज से कहा। तो चाचू ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं मर्द हूँ, औरत को हैंडल करना जानता हूँ, कार्तिक चाचू ने मुस्कुराकर गुरूर भरे अंदाज से कहा। मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करने लगे तो, लेकिन प्रीति किसी नाजुक लड़की का नाम नहीं, बल्कि वो एक शेर दिल लड़की है, निशांत ने जाते हुए बात कही। वो दोनों अभी भी निशांत और प्रीति को हल्के में ले रहे थे, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि निशांत और प्रीति क्या चीज़ है। वो अभी बात कर रहे थे कि अचानक ही यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप में लड़ाई हो गई। अवनी ने चाचू का हाथ थाम लिया, जबकि निशांत तेजी से आया। दोनों के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वो लोग अवनी के लिए ही यहाँ पर आए थे। चाचू, आपने किसी भी कीमत पर अवनी को सुरक्षित रखना है,
निशांत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जबकि कार्तिक चाचू भी हैरान थे। आखिर ये लोग अवनी के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं हैंडल करता हूँ सब कुछ, आप इसे संभालें। निशांत ये कहकर तेजी से भागा तो वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। अवनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। चाचू वो कहाँ गया? उसे कुछ हो गया तो? अवनी की हालत बुरी तरह खराब हो रही थी क्योंकि निशांत वहाँ अकेला है। कुछ नहीं होगा, वो जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। चाचू को उसमें कब से कुछ खटक रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। वो जब वापस आया तो उसके साथ अच्छे खासे सिपाहियों की संख्या मौजूद थी। ये मेरी मिसेज और ये चाचू हैं, इन्हें सुरक्षा के साथ मेरे घर पहुंचा दें, उसने गाड़ी के पास आते हुए कहा। वो दोनों हैरान रह गए थे क्योंकि वो उन सिपाहियों को ऑर्डर दे रहा था। जी सर। उनमें से एक सिपाही ड्राइविंग सीट पर बैठा जबकि एक पीछे बैठा था। सभी ने सवालिया नज़रों से निशांत को देखा। उसने तसल्ली देती निगाहों से चाचू और अवनी को देखा था। वो घर आकर भी परेशान हो रही थी। निशांत का ना तो फ़ोन लग रहा था और ना ही वो खुद आ रहा था, जबकि प्रीति भी न जाने कहाँ चली गई थी। हालांकि चाचू उसके साथ थे। वो प्रीति को कॉल करते करते परेशान थी और उधर निशांत को भी कॉल कर रही थी। जब गेट से वो दोनों ही दाखिल हुए थे। मैं किस पागल ने कहा था मुझे बचाने आओ? वो दोनों लड़ रहे थे। मैंने तुमसे कहा था सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, राघव के गुंडे तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारी असली पहचान निकालकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे, मुझसे बेहतर तुम जानती हो प्रीति। उसकी आवाज़ तेज हुई थी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अगर तुमने आगे कुछ गलती की मैं बॉस को बता दूंगी। वो गुस्से से सोफे पर बैठकर कार्तिक चाचू को घूरने लगी, जबकि वो हड़बड़ा गए थे। देखिए मिस्टर, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और आपको मुझे कुछ भी कहने से पहले मालूम होना चाहिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और ये गधा भी, उसने निशांत को घूरते हुए कहा। जबान संभाल कर बात करो प्रीति। वो बनावटी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। हम दोनों मिशन पर हैं, ये मिशन हमें आज रात पूरा करना है और हमारी जान भी जा सकती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप अवनी को अपने साथ ले जाइएगा, निशांत ने सीरियसली बताया। यूनिवर्सिटी में माफिया का ग्रुप है जिसे पकड़ना है। मैं उनके गैंग में रहकर अपनी पहचान छुपाकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और उस माफिया के बॉस को अपनी पसंद आ गई है। वो उसे हासिल करना चाहता है, इसीलिए आज रात उसका दी एंड होगा, उसने मजबूत अंदाज में कहा, जबकि अवनी हैरत से निशांत को देखने लगी। वो उससे नजरें नहीं मिला रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, इसलिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा। जब तुमने मेरे करीब आकर उस दिन मुझसे मदद मांगी थी, मैं सब कुछ भूल गया था। मैंने अपने गैंग के साथ गद्दारी की, मेरे प्लान का ये हिस्सा नहीं था। फिर तुम्हें उदास देखकर रुक नहीं पाया, तुम्हें कॉल्स की, तुमने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, पर शादी तब करता जब ये मिशन पूरा हो जाता। लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। उसने निगाहें नीचे किए हुए ही सब कुछ बताया और फिर अपना ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार होता निकल पड़ा। उसके पीछे ही प्रीति भी थी। जिंदगी रही तो शादी कर लेंगे, कार्तिक चाचू ने प्रीति के सामने आते हुए कहा था, जबकि वो तो पत्थर बनी खड़ी रह गई थी। पूरी रात उसने निशांत के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की थीं और जब सुबह के टाइम वो जख्मी हालत में लौटे तो उसकी जान में जान आई थी। हम कामयाब हो गए, निशांत ने मुस्कुराकर बताया, जबकि कार्तिक और अवनी ने सुकून का सांस लिया था। मुझसे कोई शिकवा? निशांत ने रात के वक्त उसे खिड़की के पास खड़े देखकर पूछा। बहुत शिकवे थे, लेकिन अब नहीं रहे। एक सिपाही से भला मुझे कैसे शिकवे हो सकते हैं, जिसने मेरी मदद की, मुझे सुरक्षित रखा। उस दिन नकाब के पीछे छुपकर तुमने ही मेरी मदद की थी ना? उसकी बात सुनकर निशांत को अपना दिल हल्का फुल्का होता महसूस हुआ, वरना यही सोचकर दिल पर बोझ लिए बैठा था, न जाने अपनी उसे माफ़ भी करे या नहीं। निशांत के गले से चैन उतरी हुई थी, गिरेबान बंद था। वो एक भरपूर हैंडसम मर्द के रूप में उसके सामने खड़ा था कि उसे देखकर अवनी का दिल धड़कने लगा। प्रीति ने चाचू को हाँ कह दी है, निशांत ने उसे साथ लगाते हुए बताया। चाचू किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे उसे, उन्हें पहली बार ऐसी तगड़ी मोहब्बत हुई है। पिछली वाली तो चाइना जैसी थी। उसकी बात पर निशांत का कहकहा गूंज उठा। मेरी मोहब्बत तो मेरी वर्दी की तरह है जो कभी भी गद्दारी नहीं करेगी, उसने अवनी के माथे को अपने होठों से छूते हुए बताया। एक मिशन पूरा हुआ, अब अगला मिशन है। अगला मिशन? अवनी ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, सुहागरात मनाना भी एक मिशन से कम नहीं है, वो उसे जज्बों से भरी निगाहों से देखते हुए बोला। तो अवनी का दिल धक से हुआ था। अवनी ने उसे एक जोरदार धक्का देते हुए कहा,
आप बहुत गंदे हैं। लेकिन इस बार उसके धक्के से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था, बल्कि उसे अपनी बाहों में और भी कस चुका था और धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और अवनी को मदहोश करने लगा। उसके कान की लौ को काटता हुआ धीरे से सरगोशी करने लगा। एक बार कहो ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। अवनी के चेहरे पर गुलाल का रंग बिखर गया। वो उसे पसंद करने लगी थी, पसंद नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। और आज उसे निशांत की संगत बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका दिल एक नए अंदाज में धड़क रहा था। और अगर मैं कहूँ तुम मुझे पसंद नहीं तो और इंतजार करूँगा तुम्हारी हाँ का। जब तक तुम्हारे होठों से मेरे लिए मोहब्बत का इजहार नहीं सुन लेता, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला था। लेकिन अवनी अब कहाँ उससे दूर जाना चाहती थी। वो उसके सीने से लग गई। नहीं निशांत, आप मुझसे दूर मत जाइए, बिकॉज आई लव यू। बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। और निशांत के होठ मुस्कुरा उठे थे। उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए वो धीरे से उसके नरम होठों पर झुकता हुआ उसे सुकून देने लगा और ख़ुद को भी सुकून पहुंचाने लगा। उस रात उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करके अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।